हेलो साथियों, मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूं जो GS3 के लिए रेलेवेंट है। टॉपिक का नाम है एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। दो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिटेल्ड टॉपिक है, पर क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है तो आपको ये दो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे पता होगा कि एक चीज़ होती है रेपो रेट। रेपो रेट बैंक जिससे RBI से बोरो करता है। जब रेपो रेट कम रहता है तो ऑब्वियसली बैंक का, हमें जर्नल परसेप्शन होता है कि बैंक का लेंडिंग रेट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट कर पा रहे हैं और स्टिमुलस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब RBI इंक्रीज करता है रेपो रेट तो लेंडिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट हम इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहते, या गवर्नमेंट या फिर RBI इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करना चाहता मार्केट में। ठीक है, तो ये एक जनरल परसेप्शन। अब चलते हैं कुछ बेसिक्स टॉपिक पे। जैसे एक चीज होती है, पीपीटी से आने से पहले एक चीज मान के चलिए, कंसेप्ट है। तो अगर आपको दोनों टर्म समझ आ गई तो खत्म है गेम, फिर पूछेंगे। एक होता है पहले टर्म एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, दैट इज ACLR। ठीक हो गया, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। क्या मतलब है? जब भी बैंक कुछ डिपॉजिट लेता है तो उसकी कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे ठीक, जैसे एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, तो बैंक जब भी कुछ डिपॉजिट लेता है तो उसकी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट भाई बैंक को चलाने का खर्चा है, डे टू डे ऑपरेशन कॉस्ट। सेकंड, कॉस्ट टू मेंटेन CRR एंड SLR, कॉस्ट टू मेंटेन CRR एंड SLR। ठीक है, और सबसे पहले इसकी होती है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। कुछ डिपॉजिट ले रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी देगा, कुछ डिपॉजिट दे रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी देगा। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप समझिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप समझिए। मान लीजिए ये एक बैंक है B1, इसने 3 डिपॉजिट्स लिए, 1 लाख रुपए, 1 लाख @9%, फिर दोबारा से 1 लाख @8%, और एक और 1 लाख लिया @ आप कह सकते हैं 7%। सो ऑन एन एवरेज बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है 9 in। बैंक की यहां पे एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या हुआ? एवरेज कॉस्ट मतलब बैंक का खर्चा क्या हुआ? एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहां पर हुआ 8%। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहां पे हुआ 8%। ठीक है, अब एक और चीज आपको हाइपोथेसिस में याद रखनी है कि यहां पे रेपो रेट अभी 6% है, 6%। और क्योंकि बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 8% है, तो भाई मैं अगर 8% पे कर रहा हूं तो जो मैं लेंड करूंगा तो ज्यादा मैं पे करूंगा, सिंपल है, ज्यादा चार्ज करूंगा। 8% तो मुझे अपनी कॉस्ट भी तो निकालनी है। तो यहां पे आप मान सकते हैं कि लेंडिंग रेट 9.5% है। लेंडिंग रेट 9.5%। ठीक, ये बात हम समझ गए। दोबारा से हाइपोथेसिस देखिए, बैंक ने 3 डिपॉजिट लिए, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 9 8 7। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आ गया 8%। क्योंकि कॉस्ट मेरी 8% है तो मैं लेंडिंग रेट 9.5% मैंने रखा है और रेपो रेट 6% है। कट टू नेक्स्ट 3, अगले साल, ये कुछ एक साल होगा, X ईयर, ये X ईयर है, ये Y ईयर आ गया। यहां पे रेपो रेट RBI ने कम कर दिया, रेपो रेट कम हो गया। रेपो रेट और पॉलिसी रेट जो भी आप कहना चाहिए, ये कम हो गया, ये इन्होंने कर दिया 5.5%। तो
जनरली अगर रेपो रेट कम है तो लेंडिंग रेट भी कम हो जाना चाहिए। रेपो रेट कम है तो लेंडिंग रेट भी कम हो जाना चाहिए। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। एक कंसेप्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, कि यार जब रेपो रेट कम होए तो उसका इफेक्ट कस्टमर्स को भी मिले। रेपो रेट कम होगा तभी तो लेंडिंग रेट कम होगा, तभी तो मैं जब लोन लेने जाऊंगा मुझे सस्ते में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब रेपो रेट कम हो गया तो लेंडिंग रेट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बैंक का अभी भी एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 8% है। एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 8% है। तो अगर वो लेंडिंग रेट 8% के आसपास ले आया तो घाटे में है भाई, उसको तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ही 8% बढ़ रहा है। ये 8% तंग कर रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। तो अगर मैं रेपो रेट कम भी हो गया तब भी लेंडिंग रेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ही 8% है। तो मैं ये बोलूंगा इस सिचुएशन में इट इज अ स्लो ट्रांसमिशन पॉलिसी, स्लो मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी, स्लो मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी। ये पूरा केस था एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का। ये पूरा केस हो गया एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का। एवरेज, क्योंकि ये एवरेज के काइंड पे चल रहा है, एवरेज के टर्म्स पे चल रहा है। आई होप आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। ACLR क्या है, ACLR क्या है। अब इसे इंप्रूव करने के लिए हम दूसरा मेथड लेके आए, नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। क्या है भाई मार्जिनल कॉस्ट? हमें पता था कि पिछली बारी जब हम रेपो रेट कम कर रहे हैं तब भी लेंडिंग रेट कम नहीं हो रहा, तो यानी स्लो ट्रांसमिशन पॉलिसी है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट का एग्जैक्ट मतलब समझो, कैसे ये इंप्रूवमेंट है अर्लियर सिस्टम से, कैसे ये इंप्रूवमेंट है। जैसे मान लो अगेन ये B1 है, ठीक है, ये B1 है। इन्होंने दोबारा वही सिस्टम है यार, 1,00,000 लिया, 1,00,000 लिया 9% पे, फिर 1,00,000 लिया 8%, और फिर 1,00,000 लिया 7% पे। यानी अभी भी एवरेज 8% है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अभी भी सेम ही सिचुएशन है। जैसे यहां पे रेपो रेट है 6%, और अगेन यहां पे लेंडिंग रेट है 9.5%। लेकिन अब फर्क क्या आया? फर्क आया कि इसने एक और डिपॉजिट लिया रीसेंट मतलब मान लो ये दोबारा Y ईयर है, ये X ईयर है। X ईयर में रेपो रेट कम हुआ, X ईयर में अगेन रेपो रेट कम हुआ 5.5%, 5.5%। अब चक्कर क्या था कि अब इसने इस ईयर में एक डिपॉजिट रिसीव करा, दैट इज 1 लाख। क्योंकि रेपो रेट कम करा तो इसने डिपॉजिट रेट कम करा अपना, एट द रेट आप कह सकते हैं इस टाइम पे 6%, ठीक है। डिपॉजिट रेट भी कम करा इसने, रेपो रेट भी कम करा और डिपॉजिट रेट भी कम करा। अब क्योंकि लास्ट जो मैंने अपनी रिसीव करी है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वो 6% पे करी है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 6% पे करी है, तो मैं अब एवरेज नहीं लूंगा 8%, अब मैं रीसेंट मार्जिनल कॉस्ट लूंगा, जो एडिशनल कॉस्ट मेरी है ये 6%। इसके बेसिस में मैं लेंडिंग रेट डिसाइड करूंगा, यहां से मैं लेंडिंग रेट डिसाइड करूंगा। तो अब मेरा लेंडिंग रेट तकरीबन 8% हो जाएगा। मतलब समझ आया पिछले सिस्टम और सिस्टम का?
पिछले सिस्टम पे हम इस रेट पे चल रहे थे, एवरेज रेट पे। इस सिस्टम में हमने कहा कि यार जैसे ही हम कुछ न्यू डिपॉजिट रिसीव करेंगे, जैसे ही हम कुछ न्यू डिपॉजिट रिसीव करेंगे उस ईयर में, उसी कॉस्ट पे हमारा लेंडिंग रेट डिपेंड करेगा। अब देखो, रेपो रेट भी कम हुआ, बैंक ने अपना डिपॉजिट रेट भी कम करा और लेंडिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि रेपो रेट और लेंडिंग रेट किस पे बेस्ड हो गया? मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल, पहले एवरेज कॉस्ट पे था, अब मार्जिनल कॉस्ट पे हमारी लेंडिंग रेट डिपेंड कर रही है। मार्जिनल कॉस्ट पे लेंडिंग रेट डिपेंड कर रही है। इस सिस्टम को हम कहते हैं फास्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। फास्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब सब लॉजिक समझिए क्या था, क्योंकि रेपो रेट कम हुआ, बैंक का डिपॉजिट कम हुआ, कॉस्ट कम हुई, तो लेंडिंग रेट भी कम हो गया, ठीक है। इसको जब हम कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो हम मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं बेंचमार्क रेट। मार्जिनल कॉस्ट ये 6% ना, बेंचमार्क रेट, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कहते हैं। इसका क्वेश्चन इनडायरेक्टली बना हुआ है प्री में, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का मतलब, भाई एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का मतलब होता है इस रेट पे आपका लेंडिंग रेट डिफाइन होगा। इस रेट पे जो आपको नया कॉस्ट मिली है 6%, इस रेट पे आपका लेंडिंग रेट डिसाइड होगा। जबकि प्रीवियस जो था एवरेज कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट पे डिपेंड करता था, 8% पे डिपेंड करता था। लेकिन अब हमने क्योंकि डिपॉजिट कम हुए हैं, रेपो रेट भी कम हुआ, डिपॉजिट रेट भी कम हुआ, तो लेंडिंग रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये वाला कॉस्ट, इस कॉस्ट की वजह से लेंडिंग रेट कम हुआ, इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, क्योंकि ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट किसको कह रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट को। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब एक तरफ पीपीटी देख लेते, क्या कहती है, यही कह रही है और क्या कह रहा है। लेंडिंग रेट आपको पता है, हमेशा एक चीज कॉमन सेंस की बात है कि लेंडिंग रेट तो हमेशा ज्यादा ही होगा डिपॉजिट रेट से बैंक के लिए, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आप अप्लाई करोगे। अब लेंडिंग रेट है सिंपल, आगे बढ़ते हैं जो कंसेप्ट है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट दैट द लेंडर चार्जेस ऑन इट्स लोन पोर्टफोलियो। इट रिप्रेजेंट्स द ब्लेंडेड रेट अक्रॉस डिफरेंट लोन प्रोडक्ट्स, रिस्क प्रोफाइल्स एंड टाइम पीरियड्स। तो सिमिलरली जैसे 9% है, 8% है, 7% पे लिया है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हो गया 8%, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में आराम से पढ़ा था, हमने आराम से पढ़ा था। चलते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्केट कंडीशन, रिस्क प्रोफाइल, फंडिंग कॉस्ट, ये अपने तरीके चल रहे हैं मार्केट का, इस पे ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट था, जब एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट था तो स्लो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता था, क्योंकि रेपो रेट कम करने से लेंडिंग रेट पे कोई फर्क नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट अडॉप्ट करा, तो रेपो रेट कम होने से लेंडिंग रेट भी कम आ रहा है, रेपो रेट कम होने से लेंडिंग रेट भी कम आ रहा है। और जब लेंडिंग रेट कम आता है तो आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें लोन बहुत इजी रेट पे मिल जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट फर्दर स्टिमुलेट होती है। मतलब यार स्टिमुलस में एक प्रोवाइड मिलता है इकोनॉमी में, जहां पे इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है। और जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो आपको पता है एक स्पाइरल इफेक्ट क्रिएट होता है, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर प्रोडक्शन, मोर इंप्लॉयमेंट मतलब ज्यादा डिमांड, तो इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रोथ मिलता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज द एडिशनल इंटरेस्ट अ लेंडर चार्जेस फॉर एक्सटेंडिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ क्रेडिट। तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही उसने 6% पे लिया, तो ये वाला रेट डिटरमाइन करेगा कि लेंडिंग रेट कितना होता है। ये वाला रेट डिटरमाइन करेगा कि लेंडिंग रेट कितना होता है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है सारी चीजें मैं क्या कह रहा हूं। वो एग्जांपल इतना डिटेल बता कि ऐसा कोई बता ही नहीं सकता इतनी डिटेल में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वही लिक्विडिटी नीड्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, बहुत रेलेवेंट नहीं है। रिलेशनशिप शो करा बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट अगर मैं ये बोलूं यहां पे, तो यहां पे एवरेज कॉस्ट ज्यादा आती है, 8% के आसपास आ रही थी, जबकि यहां पे अगर मैं कन्वर्ज करूं तो ये मार्जिनल कॉस्ट है जो हमेशा कम आएगी,
समझ रहे हो सर, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कम आएगी। द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज द ब्लेंडेड रेट अक्रॉस ऑल लोन्स व्हाइल द मार्जिनल कॉस्ट अप्लाई टू नेक्स्ट इंक्रीमेंटल लोन। जनरली द मार्जिनल कॉस्ट विल बी हायर देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन द लेंडर इज ऑपरेटिंग एज कैपेसिटी। मार्जिनल कॉस्ट विल बी हायर देन द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एवरेज कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है। जैसे हमने पता करा कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, और सेम लिखा भी है ना, जैसे मार्जिनल कॉस्ट हायर नहीं हुआ, एवरेज कॉस्ट विल बी हायर, एवरेज कॉस्ट विल बी हायर। जैसे 9, 8, 7 ये एग्जांपल याद रखना, 8 आएगा। लेकिन जब मैं मार्जिनल कॉस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए 6% आएगा, क्योंकि रेपो रेट भी कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम हुआ है, और इसके बेस पे मुझे लेंडिंग रेट करना है, इसके बेस पे मुझे लेंडिंग रेट करना है। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या है और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट क्या है। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर को फर्दर एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में दोबारा एक बार ही पढ़ेंगे, पर अभी आपको जिस समझ आनी चाहिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।